एक हरिनगर के राज्य में राजा सूर्यसेन का राज्य था। राजा का एक मंत्री भी था, विक्रम। विक्रम बहुत ही बुद्धिमान था। वह राजा को छोटी छोटी बातों पर सलाह देता था। उसी राज्य में एक ब्राह्मण भी था, ब्रह्मदर्शी। वह बहुत ही गरीब था, परंतु बहुत ज्ञानी भी था। वह चाहता तो अपने ज्ञान के बलबूते पर धन का भंडार लगा सकता था, परंतु ब्राह्मण को किसी भी चीज का मोह नहीं था। फिर एक दिन बाबा जी, मैं फसल उगाने के लिए बहुत मेहनत करता हूँ और फसल उग भी जाती है, परंतु कुछ समय बाद वह पूरी फसल सूख जाती है। मेरा पूरा परिवार कई दिनों से भूखा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं और मेरा परिवार भूखा ही मर जाएगा। बेटा सुरेश, मैं सब जानता हूँ, तू चिंता मत कर। कुछ सालों से तेरे दिन सही नहीं चल रहे थे, परंतु अब सब ठीक हो गया है। तू फिर से फसल उगा और अब की बार तेरी फसल सूखेगी नहीं। ठीक है बाबा जी, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करता हूँ। मैं एक और बार फसल उगा लेता हूँ। जिसके बाद वह किसान वहां से चला जाता है। अरे सैनिक, मैंने ब्रह्मदर्शी ब्राह्मण का बड़ा ही नाम सुना है। मैंने सुना है कि वे भविष्य और भूतकाल अपनी शक्तियों से जान लेते हैं। हाँ मंत्री जी, आपने सही सुना है। उनकी कही हर बात सच होती है। तो ठीक है सैनिक, जाओ और उन बाबा जी को महल बुला कर लाओ। जी ठीक है मंत्री जी। वह सैनिक उस ब्राह्मण की कुटिया में जाता है। प्रणाम बाबा जी। आइए भाई, कैसे आना हुआ आपका? क्या कोई मदद चाहिए? नहीं ब्राह्मण देवता, आपको मंत्री जी ने बुलवाया है महल में। वह भी आपका ज्ञान सीखना चाहते हैं। सुनो भाई, यदि मंत्री जी को मेरी मदद चाहिए तो उन्हें ही स्वयं आना होगा। मैं किसी के द्वार पर नहीं जाता। जाओ और कह दो मंत्री जी से, यदि वह ये कला सीखना चाहते हैं तो यहीं आना होगा। ठीक है ब्राह्मण देवता। वह सैनिक महल जाकर सारी बात मंत्री को बता देता है और मंत्री जी को यह बात अपमानजनक लगती है। क्या उस ब्राह्मण की इतनी हिम्मत? रुको, हम अभी जाते हैं। मंत्री ब्राह्मण के पास जाता है। प्रणाम ब्राह्मण देव। ब्राह्मण देव, मैं आपसे भूतकाल और भविष्य काल जानने की कला सीखना चाहता हूँ। ठीक है मंत्री जी, यदि आप ये कला सीखना चाहते हैं तो ठीक है, मैं सिखा दूंगा, परंतु तुम्हें हर रोज मेरी इस कुटिया में आकर ही सीखना होगा। ठीक है ब्राह्मण देव, मुझे मंजूर है। मैं हर रोज आपकी इस कुटिया में आने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद मंत्री वापस महल लौट जाता है। अगले दिन से मंत्री हर रोज ब्राह्मण की कुटिया में वह कला सीखने जाया करता। ऐसे ही एक महीना बीत जाता है और मंत्री वह कला सीख जाते हैं। मंत्री में और ब्राह्मण देव में गहरी मित्रता हो जाती है। फिर एक दिन, मित्र, तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई। अब तुम भी शास्त्रों के बारे में जान सकते हो, भविष्य और भूतकाल के बारे में जान सकते हो। जी ठीक है ब्राह्मण देव, अब मैं भी अपने महल चलता हूँ। मंत्री अपने महल चला जाता है। अब मंत्री की भी बातें सच होने लगी। उसके मुख से जो भी बात निकलती वह सत्य हो जाती। फिर कुछ दिनों बाद,
अब तो मैं भी वह कला सीख गया हूँ, तो क्यों ना मैं अपने मित्र ब्रह्मदर्शी के बारे में पता लगाऊं। मंत्री अपनी शक्तियों से पता लगाता है और उसे पता चलता है कि ब्राह्मण के इन 40 दिनों में जान को खतरा है, जिससे उसकी जान भी जा सकती है। अरे इन 40 दिनों में तो मेरे मित्र की जान खतरे में है। मुझे जल्दी ही अपने मित्र को बताना हो। अरे मित्र, तुम्हें आज मेरी याद कैसे आ गई? क्या बात है? अरे ब्राह्मण देव, इन 40 दिनों में तुम्हारी जान को खतरा है, तो घर से बाहर मत निकलना, ठीक है? ब्राह्मण अपनी शक्तियों से खुद के बारे में पता लगाता है तो मंत्री की बात एकदम ठीक निकलती है और ब्राह्मण मंत्री से कहता है, अरे मंत्री जी, आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है। मित्र, इन 40 दिनों में आपके और आपकी पत्नी के खाने पीने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं हर हफ्ते तुम्हारे घर अनाज भेज दिया करूँगा। धन्यवाद मित्र, मेरी इतनी सहायता करने के लिए। जिसके बाद मंत्री अपने महल चला जाता है और हर हफ्ते ब्राह्मण के घर राशन भेज दिया करता है। ऐसे ही सभी दिन निकल जाते हैं और 40वां दिन आता है। चलो, आज तो 40वां दिन है। आज मैं ही अपने मित्र से मिलने चला जाता हूँ। वैसे तो वो समय से मुझसे मिलने आता है, एक बार मैं भी चला जाता हूँ। सुनिए जी, आप कहाँ जा रहे हैं? अरे भाग्यवान, मैं अपने मित्र मंत्री जी के घर जा रहा हूँ। उन्होंने हमारी इन 40 दिनों में बड़ी मदद की है। मैं आज उनसे ही मिलने जा रहा हूँ। जिसके बाद ब्राह्मण महल के लिए निकल जाता है। महल जाने के लिए 2 रास्ते पड़ते हैं, एक पक्का रास्ता और एक कच्चा रास्ता। तभी ब्राह्मण कहता है, यदि मैं पक्के रास्ते से जाऊंगा तो सभी लोग मुझसे सवाल करेंगे कि मैं इतने दिन कहाँ था। एक काम करता हूँ, कच्चे रास्ते से ही चला जाता हूँ। ब्राह्मण कच्चे रास्ते से ही जाने लगता है। ब्राह्मण चलते चलते एक जंगल में पहुंच जाता है। काफी वक्त से चलने के कारण ब्राह्मण बहुत ही थक जाता है और उसे जंगल में एक झोपड़ी दिखाई देती है। मैं तो थक गया हूँ, क्यों ना मैं इस कुटिया में कुछ देर विश्राम ही कर लूँ। ब्राह्मण उस कुटिया के अंदर चला जाता है और वहाँ उसे 7 संदूकें दिखाई देती हैं। अरे इन संदूकों में क्या है? मैं भी इसका ताला तोड़कर देखता हूँ। ब्राह्मण एक एक करके 7 संदूकों का ताला तोड़ देता है और देखता है कि उन संदूकों में काफी सोना भरा हुआ है। अरे वाह, कितना सारा सोना है! परंतु मैं इन सोने का क्या ही करूँगा? अगर कोई और इस सोने को ले जाए उससे पहले मुझे ये बात अपने मित्र को बतानी होगी। ब्राह्मण महल पहुंचता है। मंत्री जी, एक ब्राह्मण आया है और कह रहा है कि वे आपका मित्र है। अरे सैनिक, उस ब्राह्मण को जल्दी अंदर लेकर आओ। अरे मित्र, भूल गए क्या? अभी तक 40 दिन खत्म नहीं हुए हैं। आज 40वां दिन है, फिर तुम यहाँ क्यों आए? अरे मित्र, काफी दिनों से मैं तुमसे नहीं मिला था, तो सोचा क्यों ना आज ही तुमसे मिल लूं। इसीलिए तुम्हारे महल चला आया। पता है और मैंने रास्ते में क्या देखा? हाँ मित्र, बताओ, तुमने रास्ते में क्या देखा? ब्राह्मण सारी बातें मंत्री को बता देता है और मंत्री 2 घोड़ों को बुलाते हैं और दोनों जंगल जाते हैं। मंत्री जी, ये वही कुटिया है जिसमें बहुत सारा सोना रखा है। वह सारा सोना आप ही ले लीजिए। अगर आपका मन करे तो थोड़ा सा सोना मुझे भी दे देना। ठीक है मित्र, अब अंदर चलो। वह दोनों अंदर जाते हैं और मंत्री काफी सारा सोना देखकर हैरान हो जाता है और उसके मन में लालच आ जाता है। अरे वाह, अब ये सारा सोना मेरा होगा। यदि इस ब्राह्मण ने ये बात महाराज को बता दी तो ये सारा सोना महाराज ले लेंगे
और मेरे हाथ कुछ नहीं लगेगा, तो मुझे इसे ठिकाने लगाना होगा। मंत्री अपने पास से एक खंजर निकालकर कहता है, मुझे माफ करना मित्र। अरे मित्र, ये कैसी बातें कर रहे हो और तुम मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो? ब्राह्मण मंत्री के हाथ में खंजर देखकर सब समझ जाता है और कहता है, अच्छा मित्र, अब तुम इस सोने के लिए मुझे मारना चाहते हो? अरे मैंने क्या तुमसे इसका हिस्सा मांगा? नहीं ना, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? नहीं मित्र, जैसे तुमने सोने की बात मुझे बताई तो तुम किसी और को भी बता सकते हो, इसीलिए मुझे माफ करना। मंत्री जी, मुझे मारने से पहले क्या तुम मेरी आखिरी इच्छा पूरी करोगे? हाँ बोलो मित्र। मंत्री जी, मेरी पत्नी के एक संतान होने वाली है। वचन दो कि तुम उसे कभी नहीं बताओगे कि मेरी मृत्यु हो गई। ठीक है मित्र। इतना कहकर मंत्री ब्राह्मण पर हमला कर देता है और ब्राह्मण की मृत्यु हो जाती है। मंत्री ब्राह्मण को उसी झोपड़ी के पास दफन कर देता है और सारा सोना ले जाता है। कुछ दिन बाद मंत्री अपना एक बहुत सुंदर सा महल बनवा लेता है। कई महीनों बाद ब्राह्मण की पत्नी एक पुत्र को जन्म देती है। ऐसे ही समय बीत गया और कौशल्या का बेटा 5 वर्ष का हो जाता है। माँ, पिताजी कहाँ पर हैं? मैंने तो उन्हें आज तक नहीं देखा। बेटा, मुझे भी नहीं पता तेरे पिताजी कहाँ गए हैं। मंत्री जी ने कहा था कि तेरे पिताजी कहीं काम के सिलसिले में बाहर गए हैं, लेकिन जब से लेकर आज तक कभी लौट कर नहीं आए। और बेटा, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुझे पढ़ा सकूं। तेरे पिताजी और दादाजी बचपन से एक ही किताब पढ़ते थे, तू भी वही किताब पढ़ लिया कर। मैं तुझे पढ़ना सिखा दूंगी। ठीक है माँ। कौशल्या अपने बेटे केशव को वह किताब दे देती है, जिस किताब को पढ़कर ब्रह्मदर्शी ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी हुआ था। केशव को वह किताब पढ़ते पढ़ते 15 वर्ष बीत जाते हैं और केशव 20 वर्ष का हो गया था। केशव अब इतना ज्ञानी हो चुका था कि वह अपने आसपास चलने वाले लोगों की मन